नमस्कार भागवत प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, देवियों एवं साधुजन व मेरे समस्त भागवत प्रेमी बंधुओं सज्जनों, इस हमारे YouTube चैनल कथा व्यथा में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप चलते हैं कथा की ओर। कथा इस प्रकार है। एक कहावत है कि जिसके देश में रहिए उसी कैसी कहिए। कथा कलयुग की है और कलयुग अपना प्रभाव कैसे दिखाता है, कलयुग क्या क्या कर सकता है। और वैसे तो युग किसी को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बहुत पहले एक महंत कहना चाहिए या साधु कहना चाहिए, कथावाचक कहना चाहिए, उनके लिए योग ने किस प्रकार से दर्शन दिए और किस प्रकार से उसने अपनी बात मनवाई। अब चलते हैं कथा की ओर। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। उसका सब्जी का कारोबार था। सब्जी खेत में उगाता था, बाजार में बेचता था। इसी से वह अपना राशन पानी गुजारा करता था। पहले एक खेत में उगाता था, फिर उसने 2 खेत किए। धीरे धीरे करके 4-5 खेतों में सब्जी उगाने लगा। भगवान की कृपा से, भागवत मैया की कृपा से उसे बहुत ही फायदा होने लगा। एक दिन की बात कि दोनों पति पत्नी रात में विचार करते हैं। कहते हैं, पत्नी कहती है कि जब से पुत्र हुआ है, पुत्र काफी बड़ा हो चुका था, लगभग 10-12 साल का, जब से अपन ने कुछ कार्य नहीं किया है, क्यों ना तुम जाके पंडित जी से भागवत करवाओ और अपन लोग भागवत का पाठ सुनेंगे, सारा गांव सुनेगा, आनंद आएगा। एक हफ्ता रहन चहल पहल रहेगी, सब लोग झूमेंगे, नाचेंगे, भागवत कथा का रसपान करेंगे। वह सुबह उठते ही स्नान आदि करके, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पंडित जी के घर पहुंचता है। पंडित जी दूसरे या तीसरे गांव में रहते थे, क्योंकि आज भी कई गांवों में है, 4-5 गांवों में एक पुरोहित होते हैं। पहले भी इसी प्रकार से था, आज भी कई जगह पे है कि 4-5 गांवों में एक कुल पुरोहित होते हैं, सब लोगों के होते हैं। वह कुल पुरोहित के पास पहुंचता है और कहता है, पंडित जी हमें भागवत करवाना है और आप शुभ मुहूर्त तिथि बताएं और क्या क्या सामान चाहिए, क्या खर्चा चाहिए, वो सब हमें बताएं। तब पंडित जी कहते हैं कि आइए बैठिए, आपने बहुत ही अच्छा विचार किया है कि भागवत करवाना है। मैं आपको शुभ मुहूर्त तिथि बताता हूँ। रही बात खर्चे की, तो खर्चे के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके यहाँ 7 दिन रुकूंगा, 7 रातें रुकूंगा। सुबह या दोपहर के टाइम जो कथा का समय होगा, कथा के समय एक समय कथा होगी 4 बजे से 8 बजे रात तक। 8 बजे के बाद 250 ग्राम आटा, 1 बैगन और आलू दे देना। हम उसी का भरता बना के और रोटी बना के खा लेंगे। आज के पंडितों ने ऐसा नहीं, आज भागवत करने के लिए जाते हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, हजारों रुपए खर्च होते हैं। माइक सेट वाला अलग होता है। मैंने भी कई भागवतें सुनी हैं, आप लोगों भी नहीं सुनी होगी, कि अगर माइक बंद हो जाए तो भागवत चाहिए, व्यास भागवत कथा का वाचक होता है, वह अपनी कथा बंद कर देता है। पहले माइक की सेटिंग होगी, फिर लोगों की सेटिंग होगी, तमाम प्रकार से खर्चा करवाने के बाद आदमी कथा करता है, भागवत करवाते हैं। इस प्रकार नहीं करना चाहिए। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पंडित जी इतना कह के उसे मुहूर्त बता देते हैं और मुहूर्त बताने के बाद वह अपने घर आता है। मुहूर्त लगभग 5 या 6 दिन बाद होता है, 5 दिन बाद होता है। वह व्यक्ति घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि अब पंडित जी ने 5 दिन बाद का समय बताया है, यह समय तो कम है। पत्नी कहती है, कम हो या ज़्यादा हो, जो पंडित जी ने, गुरु जी ने समय बताया है, समय तो वही फिक्स हो चुका है और होना उसी में है। अब बताइए क्या करना है। वह कहता है, समय कम है, घर के इंतजाम जो कुछ कार्य हैं, कुछ कार्य पत्नी को समझाता है, जिस प्रकार से घर में लीपा पोती करना होता है और भी साज सजावट,
सब कार्य होता है, बाजार जाता है, सामान लाता है, सामान लाकर सारा सामान एक दिन में रख देता है। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने रिश्तेदारों में निकल जाता है, रिश्तेदारों में जाता है, रिश्तेदारों को आमंत्रित करता है और कहता है कि समय कम है। पहले रिश्तेदारी नज़दीकी में हुआ करती थी, गांव से लगभग 10 या 15 किलोमीटर के अंतर में सारी रिश्तेदारी हुआ करती थी। अधिकतम 20 से 25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कोई नहीं जाता था, क्योंकि पैदल जाने का ज़माना था, गाड़ी घोड़े का ज़माना नहीं, गाड़ी का ज़माना नहीं था, घोड़ा चलते थे। तो एक किसी का घोड़ा लेकर और उस व्यक्ति के साथ जाकर 2 दिन में सारे आमंत्रण कर देता है, निमंत्रण कार्ड नहीं लगाता है, मुँह से कह देता है कि भाई फलां तारीख से 3 दिन बाद भागवत है, सबको आना है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग आने को तैयार हो जाते हैं। लोग आने को तैयार होते हैं। अब सुनिए पंडित जी की। पंडित जी को सुबह भागवत के लिए जाना होता है। रात में पंडित जी खाना खाने के लिए बैठते हैं। उसी समय पर उनके घर पे दरवाजे पे दस्तक होती है और दरवाज़ा खोल के देखते हैं। तब देखते हैं कि काला कलूटा आदमी हाथ में मोटा सा लट्ठ लिए हुए और खड़ा हुआ है। पंडित जी कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, क्या काम है? कुछ देर बाद आना, मैं भोजन कर रहा हूँ। वह व्यक्ति कहता है, मैं जानता हूँ कि आपने भोजन करना स्टार्ट नहीं किया है, आप बाहर आइए, मेरे लिए कुछ समय दीजिए, इसके बाद फिर आप भोजन करना। पंडित जी बाहर आते हैं, क्योंकि उस आदमी को देखकर पंडित जी थोड़ा डर सा जाते हैं कि अगर नहीं आएंगे तो बलपूर्वक बाहर ले जाएगा। पंडित जी दरवाजे के बाहर बैठते हैं। चबूतरा बना होता है, पहले भी गांव में चबूतरा बनते थे, आज भी चबूतरा बनते हैं। पंडित जी उस आदमी से कहते हैं कि आइए बैठिए। वह आदमी बैठ कहता है, पंडित जी आप भी बैठिए। पंडित जी बैठ जाते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं, हाँ बोलिए। अब वह व्यक्ति कहता है आपको क्या, और अपने असली रूप में आ जाता है। और असली रूप में आकर वह कहता है, हे पंडित जी, मैं कलयुग हूँ। मैंने सुना है कि आप भागवत करने जा रहे हैं। अगर आप भागवत करने जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन अध्याय शुरू होने के पहले और अध्याय शुरू होने के बाद एक बार कलयुग महाराज की जय जरूर बोलना। पंडित जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुष, आप कलयुग हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके प्रभाव को कम करने के लिए जा रहा हूँ कि कलयुग में लोगों पर कलयुग का प्रभाव ना पड़े, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और आप कह रहे हैं हमारी ही जय बोलना, ये तो असंभव बात है। मैं भगवान विष्णु की जय बोलूँगा, श्री राम की जय बोलूँगा, घनश्याम की जय बोलूँगा और समस्त देवी देवताओं की जय बोलूँगा, खाटू श्याम बाबा की जय बोलूँगा, इस प्रकार से सब देवताओं की जय बोलूँगा, लेकिन कलयुग महाराज आपकी जय नहीं बोलूँगा। कलयुग महाराज कहते हैं ठीक है, अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो मत बोलें, और अब आप अपना किया पाएंगे। इसके बाद कलयुग अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पंडित जी अपने घर में आके अपनी पत्नी को पूरी बात बताती हैं। पत्नी कहती है, पंडिताइन कहती हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि कलयुग महाराज की जय बोल दो तो जय बोल दो, आपका क्या बिगड़ जाएगा। पंडित जी कहते हैं कि मैं कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए ही तो भागवत सुनाने जा रहा हूँ। यदि मैं उसी की जय बोलूँगा तो मेरे भागवत सुनाने का मतलब ही क्या होगा। इस प्रकार से दोनों बातें करते पंडित जी भोजन करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, रात्रि में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और पहले लोग बहुत मानते थे। पंडित जी ने भी सोचा कि वह अमुक व्यक्ति अकेला है जिसने कोई कथा करा रहा है, वो अकेला है, कहाँ आएगा, घर पर रिश्तेदार होंगे, 4 लोग और इकट्ठे होंगे, तैयारी गांव में। जो गांव में थे पंडित जी ने के सहायक थे, उनसे कह के पंडित जी ने पूरी अपनी मंडप आदि सब व्यवस्था बनवा ली थी। पंडित जी ने सोचा कि वो आएगा तो उसे परेशान होना पड़ेगा, इसीलिए पंडित जी ने अपना भागवत पुराण उठाया, अपने सर पर रखा और आराम से भगवान का भजन करते हुए आराम से पैदल चलने लगे। चलते चलते कुछ दूरी पर एक गांव से पहले एक खेत था
जिसमें कुछ व्यक्तियों ने सब्जी उगा रखी थी और वह पंडित जी वहीं पहुंच जाते हैं। गांव का व्यक्ति पंडित जी को पहचानता है। वह कहता है, विप्रवर आइए, आपका स्वागत है, धन्यवाद हमारे जो आप हमारे खेत पर पधारे। चरण वंदना करता है, पंडित जी से आशीष लेता है। पंडित जी को जो भी वहाँ उसके यहाँ चारपाई या चौकी या जो भी व्यवस्था होती है उस पर उच्चासन पर बैठालता है। पंडित जी से बात करता है। पंडित जी से कहता है, पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी कहते हैं, मैं फला फला गाँव में भागवत सुनाने जा रहा हूँ। तब वह कहता है, पंडित जी भागवत कब से शुरू होगी? पंडित जी कहते हैं कि आज शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक कथा शुरू होगी। इस प्रकार 7 दिन कथा चलेगी। 8वें दिन में अपने घर को प्रस्थान कर जाऊंगा। वह व्यक्ति सोचता है, उसकी पत्नी उसे बुलाती है और कहती है कि पंडित जी जब आए हैं अपने दरवाजे, कभी अपने खेत पे तो आए नहीं हैं। अगर पहली बार खेत पे आए हैं तो इन्हें कुछ देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जब भी आते हैं तो उन्हें खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। पत्नी की ऐसी बात सुनकर वह अपने जेबों में देखता है तो कहता है, हे प्रिय, इस समय तो मेरे पास जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब पंडित जी को मैं क्या दूँ? क्योंकि जंग अपने खेत पे रहना है, खेत पे पैसों की क्या जरूरत है? पैसा घर पे है। कहता है, यदि घर जाएंगे, घर से लौट के आएंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे, 2 किलोमीटर लौट के आएंगे, तब तक पंडित जी का समय निकल जाएगा। अब क्या किया जाएगा? तब वह कहती है, कोई बात नहीं, ये बैगन रखे हुए हैं और यही दोनों बैगन पंडित जी को दे दो। रात में पंडित जी के लिए भरता के काम में आ जाएंगे और पंडित जी अब अपने बैगन का भरता बनाएंगे और खाएंगे। उसे भी अच्छा लगता है। विचार से सहमत होकर पंडित जी कहते हैं, हाँ भाई, अब हमें आज्ञा दो, हम जा रहे हैं। तब चरण वंदना करता है, प्रणाम करता है। दोनों पति पत्नी कहते हैं, हे विप्रवर, आप हमारे यहाँ से खाली हाथ जा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इस समय पे मेरे पास पैसा तो है नहीं। आप एक काम कीजिए, ये 2 बैगन रखे हुए हैं, इन्हें ले जाइए और इनका भरता बना के खाएंगे तो मुझे संतुष्टि होगी कि आपने मेरे कुछ मेरा भी ग्रहण किया है। पंडित जी भी जब बात से सहमत हो जाते हैं और दोनों बैगनों को उसी भागवत पुराण के ऊपर बांध देते हैं। बांध के दोपहर का समय था, दोपहर से पहले का समय था, 11 या लगभग 10-11 बजे का। पंडित जी अपनी कथा पोथी को सर के ऊपर रखकर चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक घर पड़ता है, झाड़ू लगाने वाले का घर था और उसके यहाँ सुअर पले हुए थे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब की बार सुअर ने 2 बच्चे कम दिए हैं, कारण क्या है? वह कहता है, मुझे क्या पता। तब पंडित जी दिखाई देते हैं। वह कहता है, पंडित जी प्रणाम, आइए। मैं आपको बैठने के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जाति से अधम हूँ, आप नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन मेरी एक समस्या का निदान कीजिए। पंडित जी कहते हैं, बोलो क्या बात है? बोले, हमारे सुअर की पत्नी हर साल 12 बच्चे देती थी, अब की बार उसने 10 बच्चे दिए, कारण क्या है? पंडित जी कहते हैं कि भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये प्रकृति की बात है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वह कहता है, नहीं, हमेशा 12 होते थे, इस बार 10 क्यों हुए? बिराजिए। और अपनी खटिया या चारपाई लाता है। पंडित जी उस पर कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। बैठने के बाद भागवत पुराण रख देते हैं। उसका छोटा सा बच्चा आता है और कहता है, पिताश्री, पापा, या जो भी कहता हो, कि देखिए, ये इसमें पंडित जी की पोथी में तो अपने बच्चे के खुर दिखाई दे रहे हैं। वह 2 बैगन पंडित जी ने जो रखे हुए थे, कलयुग महाराज की कृपा से सुअर के बच्चे बन जाते हैं और उसमें भागवत के ऊपर कुलबलाने लगते हैं। पंडित जी देखते हैं, पंडित जी हंस पराए रह जाते हैं, पंडित जी के पसीने छूट जाते हैं। और वह कहता है, जब जो भी जाति का था, वह कहता है, हे पंडित, तू मांस का भोजन करता है, तूने मेरे बच्चे छिपा लिए हैं, यदि तुझे चाहिए ही था तो मुझसे कह देता, मैं शिकार बना के तुम्हारे घर पहुंचा देता। पंडित जी बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन
श्रमवश कुछ नहीं कह पा रहे थे। वह व्यक्ति उसी गांव के किनारे पे था। उस गांव में भी खबर पहुंच जाती है जहां पे पंडित जी कथा करने जा रहे थे। लोग आते हैं, तमाम प्रकार की बातें करते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं। बातें करने के बाद पंडित जी से कहते हैं कि नहीं पंडित जी, हम तुमसे भागवत नहीं करवा सकते। गांव के जो सरपंच है, जो मुखिया होते हैं, वह पंडित जी से हाथ जोड़ देते हैं कि हे विप्र, आप अपने घर जाइए, मैं आपसे भागवत नहीं करवा पाऊंगा। आप इस प्रकार से हैं, मैं तो आपको सर्वस्व मानता था कि आप सब कुछ हैं, भगवान के बराबर हैं, लेकिन आपने ये कृत किया। पंडित जी की बेइज्जती हो जाती है। बेचारे करते भी क्या, क्योंकि वह तो कलयुग के प्रभाव में आ चुके थे। पंडित जी अपने बेइज्जत करवा के, अपना प्राण उठा के वहाँ से अपने घर के लिए चल देते हैं। पंडित जी पहुँचते हैं, रोते हुए पहुँचते हैं। पंडिताइन कहती हैं क्या बात है, क्या हुआ, आप तो 7 दिन बाद आने वाले थे, आप आज ही वापसी आ गए, क्या कारण है। तब पंडित जी पूरा वृत्तांत सुना देते हैं। पंडित जी की आंखों से झरने बह रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि दुख ये नहीं था कि आज हमने भागवत नहीं कर पाए। पंडित जी को दुख तो ये था कि अब हमारी जो 4-5 गांव लगे हुए हैं, उनमें कोई हमसे कथा, भागवत, पूजा पाठ कुछ भी नहीं करवाएगा, और यदि कोई कुछ नहीं करवाएगा तो हमारा परिवार का जीवन यापन कैसे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। रात्रि का समय आता है। पंडित जी फिर बैठते हैं। पंडिताइन कहती हैं भोजन कर लो। पंडित जी कहते हैं भोजन करने से क्या होगा, भोजन तो आज होंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा में इतना कष्ट है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तभी उनके दरवाजे पर फिर दस्तक होती है, खटखट की आवाज़ आती है। पंडित जी उठते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि वह काला कलूटा व्यक्ति हाथ में मोटा लठ लिए हुए पंडित जी के सामने खड़ा हुआ है। पंडित जी कहते हैं कि हाँ भाई, अब बोलो क्या बात है, तुमने जितनी हमारी बेइज्जती करवानी थी करवा ली, अब क्या हमारे प्राण लोगे। तब वह व्यक्ति कहता है, वह व्यक्ति कलयुग महाराज थे, वह कहते हैं कि नहीं पंडित जी, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करवाने आया हूँ, मैं आपको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देने आया हूँ। अभी भी मान जाओ, वक्त है। यदि आप कथा की शुरुआत में एक बार कलयुग महाराज की जय बोलेंगे और कथा के बाद में कलयुग महाराज की जय बोलेंगे, तो आपको जो एक कथा का ऑफर मिला था, मैं उसी गांव से 3 भागवतों का ऑफर दिलाऊंगा और इतनी प्रतिष्ठा कर दूंगा आपकी कि यहाँ से 100 कोस तक के व्यक्ति तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। और आप तो 4-5 गांव के पुरोहित थे, अब मैं आपको पूरे राज्य, पूरे देश का पुरोहित बना दूंगा, अगर आप चाहें तो। पंडित जी कहते हैं अगर ऐसा हो सकता है तो भाई एक बार क्या, हम 4 बार शुरू में जय बोलेंगे, 4 बार बीच में बोलेंगे और 4 बार एंड में बोलेंगे। पंडित जी लालच में ऐसा कह देते हैं। वह कहता है ठीक है पंडित जी, अब मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। जो व्यक्ति कल आपके पास जहाँ आप कथा करने गए थे, उसके एक पुत्र है, मेरी बात ध्यान से सुने, उसका एक पुत्र है। सुबह 10 बजे वह पुत्र शौच आदि क्रिया के लिए जाएगा। मैं वहां पर भयंकर काला नाग बनकर उसे डस लूंगा। डसने के बाद वह पुत्र तत्काल ही उसकी मौत हो जाएगी। फिर मैं काला नाग मिटकर एक आदमी बनकर उन लोगों के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पंडित जी के पास जाओ, पालकी ले जाओ, पंडित जी को बैठा के लाओ और पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, आपका पुत्र सही हो जाएगा। इसकी एवज में आपको भागवत करवानी पड़ेगी और जो भी गांव वाला भागवत करवाएगा उस गांव को कभी भी सर्प नहीं डसेगा। उन पंडित जी से पंडित जी कहते हैं ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है तो करो, हम तैयार हैं। सुबह होती है, पंडित जी सुबह से उठते हैं। अब पंडित जी को खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी इस प्रकार से होती है कि एक नहीं 4 भागवतें मिल जाएंगी और हमारा नाम हो जाएगा, भागवत करेंगे तो भगवान का भजन हो जाएगा। और दुख इस प्रकार से होता है कि जिस कलयुग के प्रभाव कम करने के लिए भागवत कर रहे हैं, उसी की इसमें जय बोलना पड़ेगा। पंडित जी को वह व्यक्ति सारी बात बता देता है
और समय तय था, दिन के 10 बजे वह व्यक्ति का पुत्र, उसका पुत्र शौच आदि क्रिया के लिए जाता है। पहले गाँव में घरों में तो लेटरिन जाने का सिस्टम था नहीं, गांव में खेतों में जाते थे, नदी किनारे जाते थे। उसका पुत्र नदी किनारे जाता है, एक काला नाग झाड़ी से निकलकर उसे डस लेता है और तरफता हुआ वहीं मौत हो जाती है। व्यक्ति देखते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भागवत का असर है, तुमने कल पंडित जी से भागवत नहीं करवाई इसीलिए भागवत नाराज हो गई हैं। कुछ कहते हैं कि उन पंडित जी के खराब कर्म थे इसीलिए ऐसा हो गया है। नाना प्रकार की बातें लोग करते हैं। तभी वह व्यक्ति, वह कलयुग में महाराज भगवान एक साधु का वेश बनाकर आते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हुआ, यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों हो रखी है? मुझे गांव में कोई भी, हमें कुछ भी आदमी नहीं दिखाई दिया, सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या हुआ? तब वह कहते हैं कि विप्रवर, यहाँ पर एक कल भागवत हो रही थी, ऐसी ऐसी पूरी घटना सुनाते हैं और यहाँ पर उसके जिस भागवत करवा रहा था उसके पुत्र को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब शोक छाया हुआ है, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं। वह कहते हैं कि कौन से पंडित जी आए थे भागवत करने के लिए? तब वह उन पंडित जी का नाम बताता है, जो गुरुवर का नाम हो नाम बताते हैं। तब वह कहते हैं कि उन्हीं के कारण हुआ है, आप लोगों ने उनसे भागवत नहीं करवाई इसीलिए हुआ है। और अब यदि आप लोग चाहते हैं कि पुत्र जीवित हो जाए तो मैं आपके साथ चलता हूँ और मेरी गारंटी है कि पुत्र को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको भागवत करवानी पड़ेगी उन्हीं पंडित जी से। तब वह जो भागवत करवा रहा था वह कहता है कि मैं 7 दिन की भागवत करवा रहा था, अब मैं 15 दिन की भागवत उन्हीं पुजारी गुरु जी से करवाऊंगा और हर साल भर में एक बार अवश्य उनसे भागवत करवाऊंगा। गांव वाले भी कहते हैं, गांव वालों से कहता है जिस गांव में उनके सामूहिक आदमी इकट्ठे होकर चंदा इकट्ठा करके जो भी थोड़ी बहुत व्यवस्था होती है सब व्यवस्था करके करेंगे तो उस गांव में कभी सर्प नहीं काटेगा। कुछ लोग कहते हैं भाई हमसे तो 5 किलोमीटर दूरी के हैं पंडित जी, हमें तो इस बारे में कोई पता ही नहीं था। वह कहते हैं कि हमें, तुम्हें पता नहीं तो क्या हुआ, मुझे पता है, चलिए गारंटी मैं लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मजाक कर रहा है साधु महात्मा, कुछ लोग कहते हैं चलो भाई देखने में बुराई ही क्या है। गांव वाले 2 पालकियां लेते हैं, एक पालकी में भागवत महापुराण रखा जाता है, एक पालकी में पंडित जी को बैठाला जाता है। पंडित जी आते हैं और वहाँ पर जो क्रिया उसने बताई थी, कलयुग महाराज ने बताई थी, उस क्रिया के हिसाब से उस पुत्र को कहते हैं इसके कपड़े निकालो। कपड़े निकालने के बाद अंडरवियर में पुत्र हो जाता है, उसके ऊपर पानी डालता है। पानी डालने के बाद कहते हैं, विप्रवर कहते हैं कि जब मैं जय बोलूं यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब जय बोलना। लोग कहते हैं ठीक है। पंडित जी धीरे से कहते हैं, हाथ में अंजलि में जल ले के मंत्र, बिना उसका मंत्र बुझाते हैं, अपने होंठ चलते हैं, जो आदमी समझते हैं कि मंत्र पढ़ रहे हैं, और आंखें बंद कर कर पंडित जी उस पर जल छिड़क देते हैं और कहते हैं बोलो कलयुग महाराज की। सब लोग जय बोलते हैं और पुत्र हंसता खिलखिलाता हुआ उठ जाता है। लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं था क्योंकि पुत्र तो मर ही चुका था। लोग गुरु जी के चरणों में लुट जाते हैं, कहते हैं गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए, कल क्या हुआ, हमें गलती हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता है, किसी कारणवश हमसे गलती हो गई है, क्षमा कीजिए गुरुवर, और पहले इनके यहाँ भागवत कीजिए, इसके बाद सामूहिक भागवत आप गाँव में कीजिए ताकि गाँव वालों को सर्प का भय ना सताए। गुरुवर तैयार हो जाते हैं और भागवत शुरू होती है। शुरुआत करते ही पंडित जी कहते हैं कि जिसके देश में रहिए कोई कैसी कीजिए, बोलो भाग कलयुग महाराज की जय, कलयुग महाराज की जय, कलयुग महाराज की जय, कलयुग महाराज की जय। 4 बार जय बोलने के बाद पंडित जी भागवत शुरू करते हैं। बीच में भी 4 बार जय बोलते हैं और आखिरी में भी 4 बार जय बोलते हैं। जय के कारण से भगवान की भक्ति भी होती जाती है। लोगों को पता चल जाता है कि इस गांव में ऐसा है, जो सर्प आदि के केस थे आदमी उनके पास आने लगते हैं, तमाम प्रकार के आदमी आते हैं। आदमी गांव-गांव में ले जाके पंडित जी की भागवत सुनते हैं और पंडित जी को भी आनंद आता है भागवत सुनाने में। और इस प्रकार से
पंडित जी का नाम बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। सब कृपा थी कलयुग महाराज की। तो बोलो कलयुग महाराज की जय। कलयुग महाराज की जय। इस प्रकार से कथा का समापन होता है। और जैसा कलयुग महाराज ने पंडित जी को बढ़ाया, इसी प्रकार से सबको बढ़ाए। अगर आपको कोई कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।